स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के, ठीक है, सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, तो उसका दोस्तों हम लोग जो आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपका दोस्तों मॉडल पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा एग्जाम का रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है। क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 होगा, आपको पता है, केवल और केवल OMR शीट पर होगा। सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल प्रश्न दोस्तों आपका जो 40 रहेगा और 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल से दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका टोटल मिलाकर 50 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों एक सब्जेक्ट में, जिसमें पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। पासिंग मार्क्स होता है 33%। यानी कि अगर आप 50 नंबर में 33% लाते हैं तो आप क्लास 11 में पास हो सकते हैं। क्या आपको 33% से ही मतलब है? क्या आपको जो है 5 सब्जेक्ट में जो आपका 50 से गुना कीजिए तो 50 गुने 5 ये होता है 250 नंबर। तो क्या 250 नंबर का आप सिर्फ और सिर्फ 33% ही लाना चाहेंगे, या फिर 250 नंबर में आप 245 या फिर 240 या फिर 248 नंबर लाना चाहोगे? तो आप कहिए कि सर 245, 240, 248 कैसे लाएंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि इस चैनल पर क्लास 11th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विद्यार्थी के लिए जो है तैयारी स्टार्ट हो चुका है, तैयारी शुरू हो चुका है। आप जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे उसको देखिए और बोर्ड एग्जाम में आपको 240, 245, 248 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूर्णांक आपका 40 नंबर का रहने वाला है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 11 का जो कि मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कि FCQ रहने वाला है। और ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपका जो है क्लास 11 में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, समान निर्देश में दोस्तों कहता है कुल 40 प्रश्न होगा। सभी प्रश्नों के लिए उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बिंदास आंसर देना है और गलत नहीं देना है, लेकिन सही देना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा, विशेषता कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो क्या डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक कीजिएगा? नहीं, सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन जैसे पढ़िएगा उसमें आपको एक क्या होगा, तो फॉल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला हम लोग ऑप्शन पर है, प्रश्नावली लंबी हो सकती है, चलेगा। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा, प्रश्नों का क्रम है समान से विशिष्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए ताकि समझने में आसान हो। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलेगा तो ये फिर कैसा प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 2 नंबर कहता है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सांख्यिकी के जो जनक है दोस्तों, पिता हैं, जिनको सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, उनका नाम है गॉटफ्राइड एकेनवॉल। गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा है अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए मैन इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस इज द स्टेटमेंट इज ऑफ वाज इकोनॉमिस्ट। यानी कि अर्थशास्त्री जीवन के कारोबार में दोस्तों संदर्भ में मनुष्य का एक अध्ययन है, जो कथन कहे थे, इनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का राइट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर कहता है, क्या कहता है, मुक्ता तौर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुक्ता तौर प्रश्न के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही व्याख्या करना कठिन है। सही व्याख्या करना कठिन, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का था प्रास का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो प्रास है दोस्तों, प्रास का मतलब क्या होता है?
ठीक है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जेक बोर्ड के रिगार्डिंग 2024 का कोई भी नया सिलेबस को जारी नहीं किया गया है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो जेक बोर्ड है 2024 के रिगार्डिंग कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। और जो जेक जो है जेसीईआरटी, ठीक है, जेसीईआरटी के द्वारा जो आपका वीकली टेस्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपका न्यू एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है। और आपको पता है कि न्यू एनसीईआरटी बुक में जो बहुत सारे चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि काट दिया गया है। तो ऐसे में विद्यार्थी कंफ्यूज है कि सर न्यू एनसीईआरटी बुक कब पढ़ें या फिर पुराना ओल्ड एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। तो मैं दोस्तों आपको सजेशन करूंगा कि आप ओल्ड को पढ़ें, क्योंकि जेक बोर्ड अभी तक कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है और एग्जाम जो है आने वाला है। अगर इसमें दोस्तों अगर आपका ओल्ड सिलेबस से पूछा जाता है, अगर आप ओल्ड सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप न्यू सिलेबस यानी कि न्यू एनसीईआरटी बुक को पढ़ के जाते हैं और ओल्ड सिलेबस से पूछेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको जो देखिए ओल्ड सिलेबस को पढ़ते हैं और न्यू एनसीईआरटी से पूछता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़े हैं उसी में से पूछा है। तो आपको दोस्तों ओल्ड पढ़ना होगा, और नहीं अभी तक सिलेबस कवर हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो वीडियो अपलोड कर उसको देख के जाइए, 100% सभी क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रास का अर्थ क्या होता है? तो प्रास का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणाओं के बीच का अंतर, ठीक है। अधिक और न्यूनतम जो प्रेक्षणाओं होता है उसके बीच का अंतर को ही हम लोग प्रास कहते हैं। चलिए, 6 नंबर दोस्तों कहता है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिलाओं दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में किस वर्गीकरण का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा वर्गीकरण का उदाहरण था? टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, गुणात्मक, ठीक है। चलिए, 7 नंबर दोस्तों कहता है किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक जो आपका रहता है ऊपर वाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं 7 का जो ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है, अवशेष कहते हैं, ठीक है, स्टब्स कहते हैं। चलिए, 8 नंबर दोस्तों कहता है आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? आयत जो चित्र होता है, ठीक है, इस प्रकार का, वो किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है? तो वो दोस्तों आप सभी के जो है सतत चर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर दोस्तों कहता है सभी प्रेक्षणाओं के मूल्यों के योग और प्रश्नाओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? सभी प्रेक्षणाओं, ठीक है, जो भी प्रेक्षणाओं यानी कि सिग्मा एक्स, ठीक है, एक्स में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी, ठीक है। उसको दोस्तों अगर हम लोग जो है मूल्यों का योग की प्रेक्षणाओं को भाग देने पर, ठीक है, सभी प्रेक्षणा n, अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो दोस्तों हम लोग जो प्राप्त होता है x बार प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? समांतर माध्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, जो 11th में जो इकोनॉमिक्स, अगर आप 10 का जो चैप्टर मैथ आप जो पढ़े होंगे लास्ट चैप्टर, ठीक है, सटीस का यानी कि संख्याकी का, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कुछ, ठीक है। चलिए, 10 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बदले क्रम बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है? तो इसमें दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका जब भी निकालेंगे तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, छोटा से बड़ा। 11 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों कौन? तो देखिए ऑप्शन से देखिए, अगर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक है और चतुर्क है, तो चतुर्क जो ऑप्शन है इसी से आपको पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 12 नंबर का था मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? तो मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। परास गुणांक हो जाएगा, विचलन गुणांक हो जाएगा, विचलन गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, 13 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणाओं के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 13 का ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा माध्य विचलन, इसका राइट आंसर, ठीक है। जो गणना के लिए जो प्रेक्षणाओं का जो औसत है ये निरपेक्ष मान को लिया जाता है माध्य विचलन के लिए, ठीक है। चलिए, 14 नंबर दोस्तों कहता है यदि किसी आंकड़ों का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 हो तो विचलन गुणांक क्या होगा? यहाँ से एक न्यूमेरिकल आप सभी के सामने देता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही आसान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा, विचलन गुणांक पूछा। विचलन गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है दोस्तों आपका मानक, ठीक है, मानक विचलन। विचलन लग लीजिएगा, नीचे में होता है
समांतर, ठीक है, समांतर माध्य होता है, ठीक है, समांतर माध्य यहाँ लिख दीजिए, माध्य, ठीक है। विचलन भी लिखिए देते जब लिख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर विचलन हम लोग लिख देते। चलिए, और गुने में दोस्तों 100 होता है, ठीक है, गुने में 100, यहाँ पर इसके गुने में 100। तो मानक विचलन कितना है, 16 है, समांतर माध्य कितना 50 है, और आपको गुना 100 करना है परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो 16 बटा में हो गया आपका 50, परसेंटेज में आपका 100 जाएगा, तो 100 लिख दीजिए। 50 को 100 को काटेगा, 2 बार में चल जाएगा, 16 दूना कितना होता है, 16 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 32 परसेंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 15 नंबर दोस्तों कहता है सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, रेखीय सहसंबंध, ठीक है। चलिए, लीनियर कोरिलेशन। चलिए, नेक्स्ट बढ़ता है 16 नंबर, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णता धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। यदि दो चरों के बीच का सहसंबंध पूर्णता धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1 होगा, जबकि इस प्रकार से रहेगा तब, ठीक है। चलिए, 17 नंबर कहता है कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। कोटि सहसंबंध का विकास का जो श्रेय दोस्तों आपका स्पीयरमैन को जाता, और इनका जो फॉर्मूला था वो था, कौन सा फॉर्मूला था, तो रो 1, ठीक है, और -6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में था आपका n स्क्वायर -1 ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देगा और बोल देगा किसके श्रेय जाता है, तो स्पीयरमैन, ठीक है, कोटि सहसंबंध जिसको नाम से जानते हैं। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि 18 नंबर निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द रिटेल प्राइस। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर इंडेक्स पर है, सूचकांक पर है तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर दोस्तों कहता है कि लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 19 का दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है, कि आधार अवधि की मात्रा कैसे होगा। देखिए, इसका जो सूत्र होता है सिग्मा P1 Q0, ठीक है, और इधर हो गया सिग्मा P0 Q0, जो Q0 है इसको ही हम लोग आधार अवधि की मात्रा कहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे दोस्तों 20 नंबर कहता है मदों के सापेक्षिक महत्व को बढ़ाने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए, सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूलानुपात सूचकांक, भारतीय सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, 21 नंबर दोस्तों कहता है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। जो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र हमेशा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित होता है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। तृतीय क्षेत्र में हो गया सेवा हो गया, ठीक है। चलिए, और द्वितीय में हो गया विनिर्माण, ठीक है। चलिए, 22 नंबर दोस्तों कहता है योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों 1915 में किया गया, गठन हुआ, लागू हो गया 1951 में, ठीक है, 1951 में, ठीक है। चलिए, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर कहता है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, जो कि आपका 2012 से 17 तक था, ठीक है। चलिए, आगे दोस्तों बढ़ते 24 नंबर का था भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कौन से वर्ष किया गया। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया। तो जब किया गया था, जो कि आपका हो जाएगा 1991, ठीक है, 1991 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 25 नंबर दोस्तों कहता है विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का उद्देश्य कहता है कि क्या कहता है, तो ये जो कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, 26 नंबर दोस्तों कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। और ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो आपको 1915 में यानी कि 1995 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है 1995 में किया गया। 27 नंबर कहता है ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है।
तो ग्रामीण जनता का जो मुख्य आधार है आजीविका का, ठीक है, आजीविका चलाने के लिए वो कृषि एग्रीकल्चर है। तो जो भी गांव के लोग रहते हैं वो कृषि ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर में यानी कि खेदान ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर का था, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जो भारत है दोस्तों, भारत ने, हाँ भारत जो आपका दोस्तों कपास के लिए, क्योंकि यहाँ काला मिट्टी बहुत ही प्रचुर मात्रा में, जिसके माध्यम से काला जो मिट्टी से कपास उगाया जाता है, और भारत जो है इनमें से जो देश है पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान से जो आपका कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है, ठीक है। चलिए तीनों की तुलना में 29 नंबर दोस्तों कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड? तो महात्मा गांधी आपका जो रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ, और इस गारंटी अधिनियम के अनुसार हर एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार यानी कि गारंटी का क्या था, गारंटी दिया था कि आपको जो साल में 100 दिनों का गारंटी दिया जाएगा। लेकिन क्या था, नहीं था, हम लोग को क्या पता, ठीक है। चलिए इस प्रकार से था। तीसरा नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? देखिए मानव पूंजी कौन नहीं होगा? इंजीनियर तो मानव पूंजी है, डॉक्टर भी मानव पूंजी है, शिक्षक में मानव पूंजी है, कंप्यूटर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। इंजीनियर आप हैं तो आप जो मानव पूंजी के रूप में है, आप किसी कहीं पर भी इंजीनियर का रूप दिखा सकते हैं। क्या डॉक्टर भी कर सकता है, शिक्षक यानी कि टीचर भी। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है मानव विकास है। मानव विकास क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इज, तो मानव विकास जो आपका है ये आपका साधन एवं साध्य दोनों है, बोथ मीन एंड एंड, ठीक है। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है ज्ञान आधारित, ठीक है, क्या बोलता है? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचकांक और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। 33 नंबर दोस्तों कहता है आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारित संरचना के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके जो अंतर्गत में आता है दोस्तों वो आता है आपका बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, जो कि आपका इसका जो स्थापना पूछा है कब हुआ, तो जो इसका स्थापना है दोस्तों आप सभी का 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 95 नंबर कहता है ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या है? तो शहरी श्रम बल की तुलना में दोस्तों ये जो आपका है क्या है, तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और कुछ और प्रश्न बचा है दोस्तों, इसी प्रकार से देखने के लिए वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलिएगा, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता है दोस्तों ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति, ठीक है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसको दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, ठीक है। जो ईंट का निर्माण करता है, जो भी कार्यरत व्यक्ति होता है, जो कि पर्सन होता है, उसको कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। चलिए 37 नंबर का, तो इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत में कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर जो 37 में ताप ने बल्कि जो सौर ऊर्जा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत स्रोत है, जो कि आपका हाल में जो हुआ, ठीक है। परंपरागत जो कि आपका दादा परदादा के यूज में यूज किया जाता था, ये जो सौर ऊर्जा है ये आपके यूज में आ रहा है, यानी कि अब भी जो एडवांस ये सब, ठीक है। चलिए 38 नंबर का था इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। 39 दो और प्रश्न देख लेते। कहता है जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? और इसलिए माना जाता है इसे क्योंकि इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। 40 नंबर सार्क का गठन कब हुआ? तो सार्क का गठन जो हुआ था 8 दिसंबर को हुआ था और 1985 को हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व के बोर्ड एग्जाम 2024 में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।